प्रोफेसर साहब का पहले तो स्वागत करता हूँ और हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूँ। शिक्षक दिवस है और शिक्षक किसी भी स्तर पर किसी भी संस्था और किसी भी प्रकार से शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वो श्रद्धेय है हमारे लिए और उनको नमन करने का दिन है। प्रोफेसर साहब के बारे में अगर मैं परिचय दूं तो लंबा परिचय हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो परिचय देना आवश्यक है। Former director at Center for Freedom Struggle and Diaspora Studies, and he is chairperson faculty of history, School of Social Sciences, IGNO, and he has been former director, School of Tourism and Hospitality Service Management, again from IGNO. दूसरे पैनल स्पीकर है हमारे साथ जनरल नवनीत कुमार, ही इज सेना मेडल and he has been known for a very hard taskmaster. He has also been at various level and at various institution instructor. तो शिक्षक दिवस पर आज उनका भी मैं नमन करता हूँ। हालांकि वो शिक्षक रहे हैं तो इसलिए उनका भी हृदय से नमन है और उनको मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। He has held important assignments in his illustrious career, including as instructor in counter-insurgency and jungle warfare school, Special Frontier Forces, Assam Rifles, and Rashtriya Rifles, beside other even more significant assignments. He has commanded Uri Brigade and he has commanded Kumaon Regimental Center. He has been Deputy Managing Director of ECHS and he has commanded High Altitude Winter Warfare School, which has been of late under active discussion and variously referred, because this is the place where troops are prepared for kind of operation which we have seen, witnessed, and talked about only 3 days back. I request now, as a historian, प्रोफेसर, आप बता सकते हैं कि क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है चाइना के साथ हमारे संबंध किस प्रकार से रहे हैं? कपिल साहब, प्रोफेसर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताइए कि ये हमारा देश, मुझे याद आता है कि ये हमारा पड़ोसी, तो अगर इतिहास में जाएं तो किसी टाइम में ये हमारा पड़ोसी तो था ही नहीं चाइना। आज ये पड़ोसी हो गया और ये कैसे पड़ोसी बना और कैसे ये एक बड़ा दुष्ट पड़ोसी है, बताइए प्लीज। देखिए, मैं बहुत बैक हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, एंशिएंट टाइम्स में। जो आपने पड़ोसी की बात की है, मैं वहां से शुरू करता हूं। द मेनलैंड चाइना जो है, दैट इज विद इन द चाइनीज वॉल, और उस चाइनीज वॉल से बाहर जितना भी कुछ चाइना के पास जो है आज, वो चाइना ने अपनी एक्सपेंशलिस्ट पॉलिसी से गेन किया। ये लोग बड़ी चाइना वाले मैप 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 की बात करते हैं, तो मैं उनको बार बार यही कहता हूं कि भाई चिंग और मिंग डायनेस्टी के मैप देखो। जो तुमने चाइना वॉल बनाई थी वो किस लिए बनाई थी? वो अपनी चाइना मेनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी। और उसके बाद तुमने जो भी कुछ आगे बढ़ाया है, तुम्हारे पास है, वो तुमने दूसरी कंट्रीज से असर्व किया है अपने अपने तरीके से। सेकेंडली, हमारे पड़ोसी ये कभी नहीं थे। हमारे पड़ोसी था तिब्बत, जो आज की जनता को नहीं मालूम, और आज भी हम इंडो चाइना इंडो चाइना इंडो चाइना करते रहते हैं, और मैं उस पर आ रहा हूं तिब्बत की सिचुएशन। थैंक यू। तो मैं आपको बताता हूं, 1950 नवंबर के अंदर, जस्ट बिफोर 1 month बिफोर हिज डेथ, सरदार पटेल रोट ए लेटर टू जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट की मीटिंग में चाइना के ऊपर एजेंडा ले गए थे, और सरदार पटेल ने कहा कि ये बहुत कम टाइम दिया गया है इस एजेंडा को पढ़ने के लिए। और उसके बाद सरदार पटेल ने एक डिटेल्ड 15 पेज का लेटर जो है जवाहरलाल नेहरू को भेजा था। आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल के ऊपर वो लेटर मिल जाएगा। उस लेटर में सरदार पटेल ने ये लिखा है कि चाइना हमारे लिए मेजर थ्रेट है, और जो जो चाइना ने हमारे साथ आगे किया वो उस लेटर में सारा प्रिडिक्टेड है। और यही नहीं, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारे मेजर सरदार पटेल ने उस लेटर में लिस्ट किए कि हमको यहाँ पे अपने बॉर्डर पे रोड्स बनानी चाहिए, हमको अपनी और चौकियां बनानी चाहिए, हमको अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, हमको अपनी सीक्रेट एजेंसीज को इन रीजन में भेजना चाहिए, हमें यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, हमको यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहिए। दिस लेटर ऑफ सरदार पटेल was totally ignored by our great.
Chacha ji, I don't want to comment on those follies and all of that time. But I do say one aspect, I am not an opponent of Nehru. I praise Nehru for doing Bakla Nangal Dam or making IITs and all that. But whenever the question of China will come, whenever the question of Pak occupied Kashmir will come, we will have to critically look at Nehru because we are suffering that even today. So we can't ignore the follies historically created at that time and done it intentionally at that time. I use the word intentionally at that time because if you see the sequence after that, हिंदी चीनी बाई बाई, अभी आज ही मैं शंकर के कार्टून्स देख रहा था उस पीरियड में जो शंकर ने कार्टून बनाए थे चाइना को लेकर के, because I'm making the Prime Minister's Museum now, so I'm writing on 5 Prime Ministers there. So then UN के अंदर चाइना को अपनी वो दे देना जो हमको मिल सकती थी, वॉशिंगटन के अंदर जो लैंड हमको मिली अपनी एम्बेसी बनाने के लिए, वो लैंड काट कर चाइना को दे देना कि नहीं, ये इनको दे दी। और तिब्बत के ऊपर जब चाइना एक्शन लेता है तो उसके बाद में देखिए हमारी गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट्स की जो गलती है वो ये है कि हमने कभी भी तिब्बत के अंदर तिब्बतियंस को उनका वहां पे राइट दिलाने के लिए हमने तिब्बतन मूवमेंट को तिब्बत की सॉइल के ऊपर स्ट्रांग नहीं किया। आपने दलाई लामा को यहां जगह दे दी, धर्मशाला में बिठा दिया, तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल बना दी और वो सब कर दी। बट व्हाई डिडंट यू आर्म द तिब्बतियंस to create insurgency against China there in Tibet, as Pakistan does to you, as China does to you? चाइना ने हमारे ऊपर जो नक्सलाइट और नक्सलाइट मूवमेंट लाया है हमारी कंट्री के अंदर, चाइना, उनको आर्म करना, उनको पैसा देना, उनको आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश करना, हमने क्या किया? Knowing fully well कि China is our enemy. We gave a free hand to China in all these aspects. On the contrary, we even now have these traitors in our country. मैं तो बोलता हूं कि उनका माइंड जो है उसमें कोई बग लगी हुई है, वो जिनपिंग उस बग में वहां से बटन दबाता है और वो यहाँ पे रोज आर्मी के खिलाफ, आर्मी क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, चिल्लाना शुरू कर दिया, fully knowing well. Now what we did was, we did make Ladakh Scouts, we did make Indo-Tibetan Border Force, but we kept it within our side of the borders or line of actual control or whatever we may say, no man's land. We never encouraged them to educate the present generation of Tibet, the history of Tibet. हमने उनको कभी नहीं बताया कि चीनियों ने तुम्हारे साथ क्या किया प्रेजेंट जनरेशन के साथ, उनके बुजुर्गों ने वहां जो है वो बताया होगा या किया होगा, लेकिन हमने उस तरीके का, मैं तो प्रोपेगेंडा वॉर नहीं करूंगा, इसको एक्चुअल रियलिटी कहूंगा कि हमने ये एक्चुअल रियलिटी टिबेटियंस को कभी नहीं बताया, उनके नेक्स्ट जनरेशन को। और चाइनीज जैसे भी उनको ब्रेन वॉश करते चले गए, जो मर्जी उनको पढ़ाते चले गए, वो वहां पे होता रहा। हमने कोई काउंटर आस्पेक्ट जो है वहां पे हमने एक्शन नहीं किया, क्योंकि आई एज ए हिस्टोरियन आई विल से कि देखिए कौटिल्य ने भी उस जमाने में कहा था कि युद्ध केवल वही नहीं होता जो तलवारों से लड़ा जाता है, आपको स्पाइस की भी बहुत जरूरत होती है। और किस तरीके से मगध में जाकर के पहले कौटिल्य ने रिवोल्ट कराया और उसके बाद में मगधन एम्पायर बनाया वहां पे, तो हमने वो चीजें हम सब भूल गए और हम बड़े आराम से हिंदी चीनी भाई भाई, वो चाहे हमको मारपीट भी कर जाए, हम तो ये नॉन वायलेंट लोग। शायद आपको याद होगा कि सरदार पटेल ने जब कहा कि वी कैन टेक गोवा and we can take Chandan Nagar and we can take Pondicherry right in 47 itself. नेहरू जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमने तो अहिंसा से जो है आजादी दी है, हम वर्ल्ड को कैसे दिखा सकते हैं कि हम हिंसावादी हैं? How can they do that? And I have a question here, very interesting. Was Hyderabad action a non-violent thing? Was the Junagadh action a non-violent thing? Was 47 Kashmir a non-violent thing? फिर तो नेहरू धरना देके बैठ जाते वहां पे, गांधी जी धरना देके बैठ जाते, ये हम तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पाकिस्तानियों कबाइलियों को जब तक तुम वापस नहीं ले जाओगे हम तो भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे यूएन के बाद। ये क्या तमाशा है हमारे लोगों को, यंगर जनरेशन को बेवकूफ बनाने का, और इस पूरी कंट्री के यूथ का सत्यानाश कर दिया है इन्होंने, वो गाना बना करके कि दे दी हमें आजादी बिना तीर बिना ढाल, तूने कर दिया कमाल। तो प्रोफेसर साहब, मैं सेकंड स्पेल में फिर आपके पास आऊंगा, इन बातों को चर्चा में जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन आपने एक बात अंडरस्कोर कर दी कि आर्ट ऑफ वार
नहीं सिखाया हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स को, पॉलिटिशियंस नहीं, को वो तो तो कोई आपको मतलब बताया ही नहीं ना। है आर्ट ऑफ वार का। चाणक्य हमने नहीं, पढ़ा नहीं, हमने आर्ट ऑफ वार पढ़ा नहीं, और आर्ट ऑफ वार से ज्यादा बेटर तो हमारे अपने ही चाणक्य ने बता दिया कि किस तरह से वार क्राफ्ट क्या है और स्टेट क्राफ्ट क्या है, उन्होंने बता दिया, हमने सबक नहीं सीखा। तो ये त्यागी अगर जी, आप चाइना के एक कोटेशन आपको रिलेशन। यहाँ याद दिलाऊंगा। जी लुई फिशर ने द ग्रेट वॉर के अंदर एक बहुत अच्छी बात की है किताब को स्टार्ट करते हुए। ही सेज वॉर इज पॉलिटिक्स स्टेन्ड विद ब्लड। ट्रू। बिफोर द बैटल इज फॉट, हम्म। द वॉर इज फॉट बाय पॉलिटिशियंस, एंड व्हेन द पॉलिटिशियंस फेल, आर्म्ड पर्सनल टेक देयर पोजीशन। That's why it is एंड famously said that armed forces is the last argument. तो उस पॉइंट पर मैं अब इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ये सब्जेक्ट नवनीत कुमार के साथ। उन्होंने बड़े लाइफ के अर्ली स्टेज में, अर्ली इन हिज करियर, he has been in that area. Later on he commanded the brigade, उरी ब्रिगेड। पिक्चर भी बन गई उस उरी के बारे में, इनसाइड आउट जो नॉलेज नवनीत को है, वो आज के जनरेशन में लीडरशिप को अगर हो तो वो बेटर डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी जनरल नवनीत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो, अगर हम एवरेज 30 साल का एक आर्मी का कैरियर को कंसीडर करें, तो आपने इस 30 साल के कैरियर में शुरुआत में और जब आपने अपना कैरियर खत्म किया, चाइना के इंस्टेंस के बारे में, क्या स्टैंस चाइना का रहा है और क्या स्टैंडिंग इंडिया की रही है, उसमें क्या आपने डिफरेंस देखा है, और आगे आप क्या समझते हैं कि क्या कोर्स करेक्शन के कहाँ स्कोप है? नवनीत। त्यागी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? एक बार दोबारा से थोड़ा बोलिए, बीच में कट हो गया था कम्युनिकेशन। तो मैं ये कह रहा था कि आपने तो उस इलाके को बड़े नजदीक से देखा है जहां आज का सभी चैनल पर चर्चा चल रही है, और आपने चाइना के स्टैंड को आपने देखा है। क्या उनकी टैक्टिक्स क्या है, क्या उनकी ग्रांड प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी क्या वो अब कर रहे हैं? सलामी स्लाइसिंग की बात चल रही है, गॉबलिंग ऑफ टेरिटरी, ये जो कर रहे हैं उसके बारे में आपने रेस्पॉन्स भी देखा है, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का रेस्पॉन्स, गवर्नमेंट का, आर्म फोर्सेस का। तो आज की तारीख में अगर हम ये देखें कि जो हो रहा है उसमें सिटीजन के नजरिए से मैं क्या निकालूं, इसका निष्कर्ष क्या निकालूं? कोई गया नहीं, कोई आया नहीं, कुछ हुआ नहीं। एलओसी, एलएसी और बीच में बफरलैंड, एलएसी में बफरलैंड होना, ये सारे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम डिस्कस करें तो एक सिटीजन समझना चाहता है। आप थोड़ा सा मदद कीजिए। सबसे पहले नमस्कार प्रोफेसर साहब, और आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो प्रोफेसर साहब ने बात की है वहीं से मैं शुरू करता हूँ। ये जो हिंदी चीनी बाई का जो वायरस था, जो 62 में शुरू हुआ, वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। वो जो वायरस है आज भी हमारे दिल में बैठा हुआ है, और हम जो है चाइना को क्लीन चिट देने में, और जो चाइना बोलता है उसको डिटो करने में हम बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसकी क्या वजह है। नाउ कमिंग टू चाइना। अब चाइना देखो, पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस चाइना ने की है वो बिल्कुल एक अनबिलीवेबल है। और उन्होंने खाली इकोनॉमी में ही प्रोग्रेस नहीं की है, उन्होंने काफी जो है इमर्जिंग इकोनॉमी को हेल्प किया है, एक लीडरशिप की पोजीशन एक्वायर करने की कोशिश की है पूरे वर्ल्ड में, और एक सुपर पावर की तरह से जो है उनका इमरजेंस हुआ है चाइना का। चाइना ने ना केवल इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, और साथ साथ में अपनी मिलिट्री को उसने मॉडर्नाइज किया है। अभी क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय में कुछ घटना इस तरह से हुई हैं, खासकर ये जो वुहान वायरस है, जैसे हम जानते हैं कि ये वुहान वायरस चाइना से फैला है। मेरे को लगता है कि ये चाइना की थोड़ी जो है कहीं ना कहीं ये भूल चूक हुई है कि ये वायरस जो है वुहान से स्टार्ट हुआ। उनकी एक्चुअली जो प्लानिंग थी वो ये थी कि इस वायरस को आप यूएस से स्टार्ट करें, क्योंकि चाइना अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है, और उनको वो सबक सिखाने के लिए हर एक तरह का वॉरफेयर, हर एक तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है, वो हमें समझना चाहिए।
क्योंकि 99 में जो उनकी बुक आई थी अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, ये एक आई ओपनर था पूरे वर्ल्ड के लिए। बट लोगों ने इसको जो है एक स्टडी के तौर पे लिया और उनके दिमाग में ये नहीं आया कि चाइना इस तरह की चीज को एक्चुअल में जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब देखो, चाइना ने ये जो वायरस है इसके थ्रू सबसे पहले उसने वर्ल्ड इकोनॉमीज के ऊपर जो है उसने वार किया। उसके बाद जो है, क्योंकि ये वुहान वायरस वहां से शुरू हुआ है, तो चाइना गॉट आइसोलेटेड और पूरे वर्ल्ड की जो देश थे वो चाइना के खिलाफ हो गए। एक तरह से जो है सभी ने स्टेटमेंट शुरू कर दी उसके खिलाफ। साथ साथ में जो चाइना की ट्रेड वॉर था यूएस के साथ में, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा था। इसके साथ साथ इसने डिस्प्यूट्स आई सभी देश के साथ में चाइना के। तो अभी चाइना जो है इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए कि जो है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उसके इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। आप हांगकांग को ले लो या इंटरनल चाइना में जो सिचुएशन है उसको आप ले लीजिए कि उसकी क्या हालत है। इसके साथ साथ में जो है पड़ोसी देशों के साथ में जो उसके संबंध थे, साउथ चाइना सी में जो प्रॉब्लम चल रही थी, इंडिया की नॉन कोऑपरेशन, उनकी जो ओआरओबी या सीपीईसी जो कॉरिडोर है उसके अंदर इंडिया जो है चाइना की बात नहीं मान रहा था। तो इन सब चीजों का एक इलाज जो है चाइना ने सोचा है कि क्यों ना एक जो इंडिया जो एक उसका राइवल है फॉर चाइनाज एमर्जेंस एज ए सुपर पावर इन एशिया, कि उसको एक तरह से उसको एक ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे कि एक मैसेज आए उसके इंटरनल ऑडियंस के लिए, साथ साथ में हांगकांग के लिए, और जो दूसरे देश चाइना सी और जो नेबरिंग देश हैं उन सबको एक मैसेज देने के लिए चाइना ने इंडिया को जो है टारगेट किया है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये जो इस बारी उन्होंने इंट्रूजन्स किए हैं ये नॉर्मल इंट्रूजन्स की तरह से नहीं है। हमारे जो एलएसी के ऊपर हमेशा ऐसे एरियाज हैं जहां पे चाइना हर साल आता था और वापस चला जाता था, एंड ये स्टार्ट होते हैं राइट लद्दाख से लेके जो है अरुणाचल तक ये चलता है। हर एक जगह पे, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर हो, बारावटी हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, और जो है अपना लद्दाख रीजन हो या अरुणाचल प्रदेश का रीजन हो, हर एक जगह पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ज्वाइंट पेट्रोलिंग इन द सेंस कि वो भी हमारे इलाके में आते हैं और हम भी जहां तक हम कहते हैं कि हमारा इलाका जाते हैं। इस बार चाइना ने क्या किया है, स्पेशली लद्दाख में उसने ये जो 4-5 जगह हैं डीबीओ से लेके गलवान और जो है बगांगसो और दमटोक और पूरा जो है चूमर तक, अभी लेटेस्ट त्रिशूल, इस पूरे इलाके में उसने जो है आगे आने के बाद जो है वापस नहीं गया। वो ये स्टार्ट हुआ मई के अंदर। ऑलरेडी वो हर साल जहाँ वहां पे अपनी एक्सरसाइज करता था, इस बार एक्सरसाइज की और हमारे जो ट्रुप्स हैं वो वहां पे इस बार प्रेजेंट नहीं थे। इन्होंने अपना ऑपलर्ट उस टाइम नहीं किया जबकि उनको आमतौर पे करना चाहिए, स्पेशली जब चाइना के ऊपर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस बार वो वापस नहीं गए हैं और वो हमारे इलाके को पकड़ के बैठ गए हैं। और इसके साथ में जो है इनका मिलिट्री एम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, दे हैव ए मिलिट्री एम एंड दे हैव ए स्ट्रेटेजिक एम. Strategic aim is to send a message to the entire world, and they want to demonstrate what capabilities they have militarily. They want to test their weapons and equipment on keeping Ladakh as one of the their testing areas. So मैं समझता हूँ कि ये जो इनका इंट्रूजन है लद्दाख एरिया में, ये एक बड़ा सीरियस इंट्रूजन है। इसको हम जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते और हम जो है इसको पहले पॉलिटिकल लेवल पे हमें फाइट करना चाहिए और उसके बाद जो है साथ साथ में मिलिट्री, ऑफ कोर्स वी हैव नाउ टेकन द राइट स्टैंड। और जो ग्राउंड के ऊपर हमारे मिलिट्री ने जो रिस्पांस किया है, चाइना ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो हमारा जो ग्राउंड एक्शन है, हमारे जो मिलिट्री ने, आर्मी ने जो किया है, तीनों सर्विसेज ने मिलकर जो काम किया है, बिल्कुल प्रेज वर्दी है, वो बहुत अच्छा है। बट हमें जो पॉलिटिकल लेवल पे हमें जो है अपना क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, उसके अंदर हमें क्लैरिटी लाने की जरूरत है। और हमें जो है देखना चाहिए कि कौन देश है जो हमारा साथ देंगे और कौन देश है जो साथ नहीं देंगे। मैं आप बात करना चाहूंगा रशिया की। रशिया इज नॉट आवर फ्रेंड। जो लोग कहते हैं कि रशिया हमारा ओल्ड टाइम एलाई है और हमारा भरोसेमंद दोस्त है,
मैं नहीं समझता। रशिया ने हमेशा हिंदुस्तान को यूज किया है अपना वेपन इक्विपमेंट बेचने के लिए और अपनी इकोनॉमी को खड़ा रखने के लिए। अब आप देखिए लेटेस्ट अभी 2 दिन पहले की बात है, जो पाकिस्तान हमारे 2 इंडियन नेशनल्स को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना चाह रहा था, उसके अंदर चाइना और रशिया दोनों देश जो हैं दे केप्ट क्वाइट, दे टुक एंटी इंडिया स्टांस। जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, चाहे वो 65 का था या बाद में जब भी चाइना बुलाता है इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया चाइना को, उसका स्टांस हमेशा न्यूट्रल होता है इंडिया के लिए। चाहे वो अनकंडीशनल विड्रॉल था हमारी फोर्सेस का 1965 में, तो चाइना को हम रशिया को हमें थोड़ा सा जो है मैं कहूँगा शक की निगाह से देखना चाहिए कि उसके इंटेंशंस क्या हैं, और हमें जो है नए दोस्त ढूंढने चाहिए जिनका कॉमन कॉज है अगेंस्ट चाइना। और इससे बढ़िया मैं नहीं समझता कि एक एनवायरनमेंट, एक समय हो सकता है जब कि एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट चाइना। जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, ये एस्टेब्लिशमेंट 2 हमने शुरू नहीं किया था, इट वाज अमेरिकन इनिशिएटिव। दे वांटेड टू एक्चुअली इंटरवीन मिलिटरीली इन तिब्बत, नवनीत, परंतु हमारे देश ने उनको सपोर्ट नहीं किया, और तब से जो है दिस एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन देयर। या सॉरी। तो नवनीत, फिर एक सवाल मेरे दिमाग में है, अक्सर लोग टीवी पर भी चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग चैनल पे भी चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया को डिप्लोमेसी के तकादा ये है कि कोशिश करें कि एस्केलेट ना हो, खास तौर से ये अपने टेरिटरी में, चाहे हम गलवान की बात करें या लेक की बात करें या किसी भी हाइट्स की बात करें, रिज की बात करें, यहाँ मैटर को एस्केलेट ना होने दें, and we take war to ocean, not on mountains. So you know what I am indicating. There is no Australia ready, Malaysia ready, Japan ready. They have not forgotten that island dispute, Chicago Island. तो उसी वजह से मैंने मार्च के महीने में एक बार कहा था कि फॉर वेरी रॉन्ग रीजन वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट पिथौरागढ़ एनी टाइम सून, क्योंकि मेरी ये समझ ये बताती है कि सिमिलरली चाइना विल आल्सो नॉट टेक वार इन दैट एरिया, दे विल यूज देयर प्रॉक्सी थ्रू नेपाल टू एस्केलेट बॉर्डर टेंशन इन पिथौरागढ़ साइड। दे आर ऑलरेडी वेरी एक्टिव। तो हम ये देख रहे हैं कि एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, अरुणाचल की बात करें, या जहां भी बात करें, वो पूरा बॉर्डर अरुणाचल तक, इस साइड में पिथौरागढ़, हिमाचल, और वो दूसरे एक्सट्रीम एंड तक जाए, एंटायर बॉर्डर इज अलाइव। तो क्या चाइना सारे एसेट कमिट कर लेगा और इंडिया सारे एसेट कमिट कर लेगा इस बॉर्डर पर? ये पॉसिबिलिटी है क्या स्ट्रेटेजिकली? देखो, चाइना strategically, China's aim is to win the war without a fight. If they can achieve that, that is their first priority. They have started in a way, they have, as far as I think, they have already started dominating the world. With the invention of the virus, they have already taken the first step. But miscalculation थोड़ा ये हो गया कि वो they got exposed too early. They got exposed too early. Thank you. Now coming to our area, of course, they have. It is not that sudden reaction by China. They were testing Indian reaction for quite some time. डोकलाम हुआ है, उससे पहले जो है 2-3 साल पहले फिर लद्दाख में उन्होंने कार्रवाई की थी, और इस बारी उन्होंने इस तरह से कार्रवाई की है कि इंडिया कैन ओनली एट द मोस्ट टेक ए डिफेंसिव posture. At the most, we can take a defensive posture in the areas which are not held or which have not been occupied so far by the Chinese. Right. Thank So you. to that extent, Tahiri, I'd like to add something here. Please do. Please do. yes, sir. You see, 2010, I had said in one of my lectures that what China is doing has to be looked at it psychologically also, as General Saab has mentioned certain things right now. और मैंने उसमें एक चीज कही थी कि देखिए, चाइना ने बड़ी इंटरेस्टिंगली सोवियत यूनियन की स्ट्रेटेजी को एसेस किया था कि व्हाई सोवियत यूनियन फेल्ड इन डोमिनेटिंग द वर्ल्ड,
And China realized in that the real power is the economic power. Soviet Union didn't pay attention to economic power. They were only creating communist parties to create revolutions in the world. So learning from that, and mind it, Chinese scholars are very intelligent. Learning for that, first they went for economic domination of the world. Otherwise, you tell me which communist party will become the biggest money lender of the world? Today they are the biggest money lender of the world, and they are giving money to other countries and making them subservient to them, making enslaving them, whether it is Pakistan, whether it is Iran, whether it is the African countries and all. And at that time, I had warned my government because I was in Trinidad at that time on a chair. And I saw what was happening in the education field. If we are creating one professorial chair over there, they created a full Confucius department over there. And they were not only militarily or economically surrounding us, they were culturally also surrounding the world by Chinese domination. People of Chinese origin illegal entrants बन के दूसरी कंट्री में घुसते हैं और वहां की जो चाइनीज एम्बेसी है वो उनको पूरा सपोर्ट करती है। बात हो रही है कि चाइना के साथ हम नेगोशिएट करके और टेबल पे बैठ के हम सब कर सकते हैं। मेरे से आज आप लिख के रख लीजिए कि चाइना के साथ टेबल पे बैठ के कोई सॉल्यूशन इंडिया का नहीं होगा। ऐसे कि हिंदुस्तान ने कभी कोई लड़ाई जो है इसलिए नहीं हारी कि हिंदुस्तान का सिपाही बहादुर नहीं था। हिस्टोरिकल जी, मैं भी जो है बॉम्बे सेला पास तवांग से लेके बुमला तक गया हूं। मैंने पूरा बंकर और पूरा एरिया देखा है। मैंने वो सारे मेमोरियल्स देखे हैं, हवलदार जसवंत सिंह का और उन सब का, जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने फाइट की है। हमको हराया है वॉर को दो वजह से, या तो हमारे पॉलिटिशियंस ने जिन्होंने के 62 में भी एयरफोर्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, और या हमारे देश के ट्रेटर्स ने जो आज भी हमारे यहां बैठ करके चाइना के लिए बैटिंग करते हैं। सेकेंडली, लास्ट थिंग मैं कहूंगा, टाइम हैज नाउ कम। ये हमने बहुत देख लिया कि हम पे राफेल आ गया, हम पे MiG-29 है, हम पे ये तोप है, वो टैंक है, T-92 है। अरे अब ये कहना नहीं है, हमको चाइना को ये बताना है कि देख हमारा राफेल अब ये कर रहा है तेरे ऊपर, हमारा M92 जो है वो तेरे साथ ये कर रहा है, हमारी गन तेरे साथ ये कर रही है। क्योंकि चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस समय। अगर हम अकासाई चीन को काट देते हैं तो उसका अरबों डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट है बलोचिस्तान से वहां से लेकर के और जो नीचे पोर्ट तक गया है वो पाकिस्तान, वो खत्म हो जाएगा। चाइना नोज दिस, इंडिया इज नॉट वीक। अगर लड़ाई होती है इस बार तो इंडिया सबसे पहला काम जो करेगा वो यही करेगा कि उसको काटेगा। कल इसी पॉइंट से शुरुआत करते हैं प्रोफेसर साहब, कल इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। जनरल नवनीत, आपका जो क्लोजिंग कमेंट है, कल उसी पॉइंट से हम शुरू करेंगे डिस्कशन। वुड यू लाइक टू से समथिंग टू रैप अप टुडेज सेशन? या मैं ये कहना चाहूंगा, चाइना एक टोटली अनफ्रेंडली और अनट्रस्टवर्दी नेशन है और एक क्रूअल नेशन है। ये एक ऐसा देश है जो अपने देश की पॉपुलेशन को रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो अपने देश के देशवासियों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो और किसी को क्या रिस्पेक्ट देगा। तो इसलिए हमें जो है ये अपने दिमाग से और अपने देश से हिंदी चीनी भाई भाई का वायरस निकालना होगा और हमें खड़े होना होगा के अगेंस्ट। थैंक यू। राइट।